तो यहाँ पर इस किस्म का एक तख्ता पलट लाना आसान नहीं होगा। अगर ये कॉकरोच जनता पार्टी को एक हीरो बनाना चाहते हैं ऑपोजिशन का स्पेस में डिवीजन करने के लिए, तो हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान को निपटा दे। कॉकरोच जनता पार्टी एक ऐसी तहरीक जिसकी ना कोई आइडियोलॉजिकल बुनियाद है, ना कोई चेहरा है, लेकिन इस वक्त यूथ के दरमियान, जेनजी के दरमियान बहुत मकबूलियत हासिल कर रही है। आखिर क्या वजह है कि एक सोशल मीडिया अकाउंट कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से बनाया गया, उसको सिर्फ चंद दिनों में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग फॉलो करने लगे सोशल मीडिया पर, और देखते ही देखते ये एक बड़ी भीड़ जो है दिल्ली में जंतर मंतर पर जमा हुई, फिर उसके साथ पुणे में, लखनऊ में एक खासी तादाद कॉकरोच जनता पार्टी के लोग मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। ना कोई इसका कोई बड़ा चेहरा है, ना कोई बड़े लेवल पे किसी कोई मार्केटिंग हुई है। आखिर इसके पीछे राज क्या है, ये आज जानने की कोशिश करेंगे। मैं हूँ वकार हसन और मेरे साथ हैं आदित्य मेनन साहब, जाने माने जर्नलिस्ट और एक जाने माने न्यूज़ वेबसाइट द क्वीन के पॉलिटिकल एडिटर। इससे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या है, इसका फाउंडेशन क्या है, इसकी क्या मतलब कितने दिन तक टिकेंगे, क्या ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने में कामयाब होगी, क्या ये जिन इशू को लेकर उठे हैं क्या उनमें वो कामयाब होगी, उस चीज़ पे बात करेंगे। आदित्य भाई, ये कॉकरोच जो है, ये इसका कोई मतलब कॉकरोच जनता पार्टी, इसका कोई बुनियाद नहीं, कहीं पे किसी तरह नोवेयर, इट हैज़ कम आउट ऑफ नोवेयर, और इतनी तेज़ी से ये लोग इसकी मकबूलियत ख़ासकर जेनजी और युवाओं में सोशल मीडिया पर इसको मकबूलियत हासिल हो रही है। इसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी बुनियादी वजह है अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरी वजह है जो एजुकेशन सिस्टम में खामियां हैं वो। अनएम्प्लॉयमेंट से हम क्या कहते हैं, मैं कुछ डेटा आपसे शेयर करना चाहूँगा। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट आती है हर साल, उसके मुताबिक पिछले साल 40% रीसेंट ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड हैं जी। यानी 5 लोग अगर ग्रेजुएट कर रहे हैं तो उनमें से 2 लोगों को इमीडिएट नौकरियां नहीं मिलेंगी जी। कैंपस प्लेसमेंट्स की हालत बहुत खस्ता है जी। तो जाहिर है अगर नौकरियां नहीं मिल रही तो लोगों का एजुकेशन सिस्टम पे सवाल उठाना, एजुकेशन सिस्टम के क्रिटिसिज्म करना और ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे में जब हम देखते हैं कि अब NET के पेपर में लीक होता है या CBSE के एग्ज़ाम में डिस्क्रिपेंसी आती है, तो उसमें फिर जो युवा है उनमें रोष और ज़्यादा बढ़ गया। तो बुनियादी कारण ये है, लेकिन एक राजनीतिक कारण भी है, और वो ये है कि युवाओं को लगता है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि नौकरियां नहीं हैं, सरकार को फ़र्क नहीं पड़ता कि एक के बाद एक पेपर लीक होते जाते हैं। सरकार अग्निवीर टाइप की नीति ले आती है जिससे ग्रामीण इलाकों में, कई राज्यों में जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के युवाओं में नौकरी का एक जरिया होता था। अब अग्निवीर आने के बाद एक वो जरिया भी छिनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक ओवरऑल जो नौकरी और शिक्षा की एक स्थिति है उसको लेकर रोष है, और कॉकरोच जनता पार्टी उसी रोष का एक नतीजा है जी। लेकिन ये सब इशू, अनएम्प्लॉयमेंट बात की है, यूपी और पेपर लीक बात की है, ये सब इशू तो अपोजिशन पार्टी उठाते रही है, और इलेक्शन के दरमियान भी उठाई है, इलेक्शन के बाद भी उठाई है, उसके बाद वो इलेक्शन हार जाती है, और लेकिन ये एक नया जनरेशन रहता है, उसको सपोर्ट मिल रहा है नई मूवमेंट को। ये कहाँ पे गैप हो रहा है यहाँ पे? देखिए, ऑपोजिशन अपने तरफ से उठा रही है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अभी कॉकरोच जनता पार्टी आने के बाद भी हमने देखा किस तरह से हरियाणा कुरुक्षेत्र में दीपेंद्र हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस वहाँ पे कर रही थी एजिटेशन, और उन पर ये अपना वाटर कैनन भी चलाया गया जी। लेकिन ऑपोजिशन चूंकि अब एक के बाद एक स्टेट चुनाव हार रही है, तो ऑपोजिशन की जो कुव्वत है उस पर सवाल लोग ज़्यादा उठा रहे हैं। युवाओं को यकीन नहीं है कि ऑपोजिशन से कुछ हो पाएगा। दूसरा है एक जो कॉकरोच जनता पार्टी ने सेटायर का तरीका इख्तियार किया, जो शायद ऑपोजिशन ने फॉर्मली नहीं किया, उनके सरोगेट नेटवर्क से ज़रूर होता है, लेकिन एक
कॉकरोच की इमेजरी उन्होंने यूज की, जो, और वो तो चीफ जस्टिस का कमेंट था, असल में उसका तो सरकार से डायरेक्ट तो कोई लेना देना है नहीं जी। लेकिन वो जो एक चीज, एक कॉकरोच करके जलील करने का एक लोगों पे परसेप्शन है कि मैं कॉकरोच करके जलील किया जाए, तो वो एक सटायर का एक सिंबल बन गया। अब सटायर का ये फायदा होता है कि सटायर बहुत जल्दी वायरल हो जाता है, सटायर को बहुत जल्दी अटेंशन मिलता है। और तीसरी बात ये कि सटायर पर के खिलाफ एहतजाज करना, सटायर के खिलाफ जो एक ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एक और वजह है कि कॉकरोच जनता पार्टी इस कदर वायरल हो जाती है। तो इस गवर्नमेंट को देखा गया है कि ये प्रोटेस्ट के ताल्लुक से इनका रवैया काफ़ी सही नहीं रहता है, मतलब सप्रेस करने की कोशिश करते, चाहे वो फार्मर प्रोटेस्ट हो, NTCA RC प्रोटेस्ट हो, चाहे मजदूर का रिसेंटली प्रोटेस्ट हुआ है नोएडा में, इन्होंने ब्रूटली सप्रेस करने की कोशिश की है। लेकिन ये जेनजी प्रोटेस्ट को इन्होंने परमिशन दिया है, बाज़ाब्ता उनको प्रोटेस्ट करने दिया जा रहा है यहाँ जंतर मंतर लखनऊ बंगलौर। क्या वजह है इसके पीछे? दो वजह हो सकती हैं। पहली वजह कि सरकार नहीं चाहती कि इन पर अगर हम कोई क्रैकडाउन करेंगे, क्रैकडाउन होगा तो जाहिर है लाठी वाठी चल सकती है, लोग अरेस्ट हो सकते हैं। सरकार नहीं चाहती कि ये लोग मार्टियर बन जाएं, कि ये लोग को जितना अटेंशन मिलना चाहिए उससे ज़्यादा मिले। ये सरकार का एक पॉसिबिलिटी है, सरकार इस तरह से सोच रही है। दूसरा ये कि सरकार का जो उनके अपने वोट बैंक के अंडर का प्रोटेस्ट होता है। अब जैसे किसान प्रोटेस्ट था, ज़्यादातर पंजाब के सिख आबादी सबसे ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व थे, सिख किसान इन्वॉल्व थे। CA प्रोटेस्ट में मुस्लिम ज़्यादा इन्वॉल्व थे। ये बीजेपी के वोट बैंक नहीं है, एंटी बीजेपी वोटर्स हैं, तो इनके ऊपर क्रैकडाउन करके बीजेपी का कोई नुकसान नहीं होना है। लेकिन जो ये मिडिल क्लास यूथ है, ये कहीं ना कहीं एक बीजेपी का जो एक वोट बैंक रहा है, कम से कम 2014 में तो बढ़ चढ़कर इस तबके ने बीजेपी को वोट किया, 19 में भी वोट किया, 24 में खिसकना शुरू हुआ ये वोट बैंक। तो बीजेपी को लगता है इनको किसी ना किसी तरह से वापस लाया जा सकता है, तो इनको बियॉन्ड अ पॉइंट ये उनके ऊपर ऑपरेशन नहीं करना चाहते। आप उस तरह से देखिए, जैसे एक फैमिली है, बीजेपी का एक अपने वोट बैंक को एक फैमिली की तरह देखते हैं कि वो बीजेपी और मोदी और अमित शाह इस फैमिली के हेड हैं। ये जो हैं जो एजिटेट कर रहे हैं, ये उनको लगता है कि भटके हुए नौजवान हैं अपनी फैमिली के, जो जाएंगे, गुस्सा होंगे, घर छोड़कर जाएंगे, पर एंड में घर वापस आएंगे। तो जो RSS के सुनील अंबेडकर जी का भी यही बयान था कि जो जेनजी है वो पेट्रियोटिक है और उनको पीसफुली प्रोटेस्ट करने की इजाजत दे देनी चाहिए। तो बीजेपी और RSS दोनों का यही इस मामले में व्यू है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सप्रेशन करने से बैकफायर भी हो सकता था? यही तो, इनको इसी बात का डर है कि सप्रेशन करेंगे तो बैकफायर होगा। लेकिन अब ये एक डेलिकेट बैलेंस है, जैसे ही बीजेपी को लगने लग जाएगा कि ये एक थ्रेट बन रहे हैं, तब उनका रवैया बदलने वाला है। जब तक ये ठीक है, अब शहरों में कुछ जगहों में परमिशन लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सरकार को लग नहीं रहा कि कोई थ्रेट है, तब तक ये चलता रहेगा। सवाल ये भी है, जब ये मूवमेंट राइज कर रही है, जब खड़ी हो रही है, तो उस वक्त इसको कंपेयर जो है अन्ना मूवमेंट के एंटी करप्शन से कंपेयर किया जा रहा है। हाउ डू यू लुक एट दिस? आपको क्या लगता है? अन्ना मूवमेंट से कंपैरिजन इस वजह से भी किया जा रहा है कि जो अभिजीत दिपके हैं वो और आशुतोष रांका जो हैं, जो उनके दो मेन लीडरों में से हैं, वो दोनों कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से उनका पुराना ताल्लुक रह चुका है। तो एक अन्ना मूवमेंट से लोग ये इस वजह से भी कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई भी इनके प्रोटेस्ट को अटेंड करेगा तो वो अन्ना मूवमेंट वाला उसमें फील नहीं आता है कि मैंने अन्ना मूवमेंट कवर किया था। उसमें एक मिडिल क्लास 30+, 40+, 50+ जो एज ग्रुप के लोग हैं, उनकी नुमाइंदगी ज्यादा थी। एक क्लियर उसमें एक RSS की इन्वॉल्वमेंट भी थी। इस प्रोटेस्ट में आप जाएंगे तो आपको अन्ना मूवमेंट से ज्यादा जो UGC के प्रोटेस्ट हैं उसकी याद ज्यादा आएगी। अगर कम से कम दिल्ली में जो प्रोटेस्ट था या पूना में था, उसमें स्टूडेंट ग्रुप्स ज्यादा तादाद में नजर आ रहे थे। खास तौर पे जो लेफ्ट और प्रोग्रेसिव सेक्शन के स्टूडेंट ग्रुप्स थे वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे थे। तो जो एक
कोर सपोर्टर है इस प्रोटेस्ट का, वो अन्ना मूवमेंट के कोर सपोर्टर से बहुत अलग है। तो अन्ना मूवमेंट से इस वजह से मेरे हिसाब से इसकी कंपैरिजन नहीं की जा सकती। दूसरी वजह ये है, अन्ना मूवमेंट को मीडिया ने बहुत ज्यादा एम्पलीफाई किया था। इस मूवमेंट को मीडिया अटेंशन मिल रहा है, लेकिन उस कदर नहीं मिल रहा जो अन्ना मूवमेंट में तो बड़े बड़े एडिटर, एंकर सब जमीन पर आ गए थे। इस पे लोगों ने एक एक बीट रिपोर्टर डाल दिया है, लेकिन उसको बियॉन्ड द पॉइंट एम्पलीफाई मीडिया नहीं कर रहा है। तो ये दो मेन डिफरेंसेस मुझे अन्ना मूवमेंट से नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का जो रवैया है सीजेपी के ताल्लुक से, वो थोड़ा डिसलाइकिंग का है और उसके सपोर्टर्स अक्सर इसके क्रिटिसाइज करते हैं। क्या वजह है इसकी? मेन वजह यही है कि जो हमने पिछले सवाल में भी बात की कि इनके जो आम आदमी पार्टी से लिंक्स हैं, कांग्रेस को लग रहा है ये ऑपोजिशन का स्पेस को स्प्लिट करने की कोशिश है। तो कांग्रेस अपनी जगह जस्टिफाइड भी है, लेकिन इसको क्रिएटिवली भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो मेरे ख्याल है योगेंद्र यादव जी ने भी अपने लेख में लिखा कि शक की निगाह से देखने के बजाय इसको ऑपोजिशन कैसे टैप कर सकता है। मेरा ख्याल है ऑपोजिशन का फोकस इस पर होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी बोलें आप, चलिए कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर हो, क्या जो भी एजेंडा हो, लेकिन जो इशू वो उठा रहे हैं और जो लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, उनका जो गुस्सा है वो तो जेन्युइन है। तो कम से कम उस चीज की इज्जत करके इसी इशू को कांग्रेस भले अपने तरह से आगे बढ़ाती रही, जो वो कर भी रही है। तो सो लॉन्ग एज वो कॉज को आगे परस्यू कर रही है, भले ही सीजेपी से उनके इख्तलाफ हो, सो लॉन्ग एज कॉज को आगे बढ़ा रहे हैं, कोई मसला नहीं होना चाहिए। इसका क्या कॉज है? क्या ये एक्चुअली सिर्फ पेपर लीक से रिलेटेड एक मुद्दा उठाना चाह रहे हैं, या ओवरऑल इसका कुछ कॉज या मोटिव है इसका? देखिए, अभी फिलहाल तो इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है, जो शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन जाहिर सी बात है ये सिर्फ इस पे सीमित तो नहीं रहेगा। इवेंचुअली तो ये एक यूथ को पॉलिटिकल वॉइस और यूथ को रिप्रेजेंटेशन और यूथ की इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने की तरफ ये कदम मुझे लग रहा है ये होगा। अब क्या ये एक नई पार्टी का फॉर्म इख्तियार करेगी, या ये किसी मौजूदा ऑपोजिशन पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे, चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, या वो विद इन दीज पार्टीज युवाओं की नुमाइंदगी बढ़ाने की डिमांड रखेंगे, ये भी हो सकता है। तो ये कोई भी इनमें से एक वजह हो सकती है, लेकिन जाहिर सी बात है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो एक स्टेप है, चाहे ये इस्तीफा उन्हें मिले या ना मिले, ये तो एक शुरुआत है। और इस मेरा ख्याल है ये जो और ये भले ही कॉकरोच जनता पार्टी भी अगर फिजल आउट हो जाए, जो युवाओं के जो बुनियादी मसले जो हमने एकदम शुरुआत में बात की, वो तो कहीं जाने वाले हैं नहीं। मुझे नहीं लगता सरकार के पास उसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव है, कोई भी सोल्यूशन है। तो जब तक वो बुनियादी मसले रहेंगे, युवाओं में ये गुस्सा रहेगा, तो ये किसी ना किसी फॉर्म में तो ये बाहर आएगा, चाहे वो सीजेपी हो या कुछ और हो। तो क्या लगता है आपको, ये जो मूवमेंट है ये मोदी गवर्नमेंट को टेक ऑन करने में कामयाब रहेगी? अब तक जो यूथ प्रोटेस्ट का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कहीं पर भी अनएम्प्लॉयमेंट या पेपर लीक कोई भी मेजर पॉलिटिकल डेंट करने में कामयाब नहीं रहा है। ये एक हार्ड फैक्ट है। क्यों? उसके पीछे वजह ये होती है कि अनएम्प्लॉयड यूथ पहली बात ऑर्गेनाइज नहीं होता, क्योंकि अनएम्प्लॉयड यूथ एक तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर अनएम्प्लॉयमेंट भी है, व्हाइट कॉलर अनएम्प्लॉयमेंट भी है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट भी है, अनएजुकेटेड भी है, रूरल अर्बन दोनों है। तो ये सारा जो डाइवर्स ग्रुप है, इनको पहली बात एक साथ लाना बड़ा मुश्किल है। ये किसी ने कोशिश भी ढंग से करी नहीं है और बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है। आम तौर पर अनएम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के एजिटेशंस में होता है। मिसाल के तौर पर जो मराठा रिजर्वेशन एजिटेशन हो, पाटीदार रिजर्वेशन एजिटेशन हो, जाट रिजर्वेशन एजिटेशन हो, ये क्यों आया? वो ये तीनों ज्यादातर बड़े किसान यानी एक बड़ी एग्रेरियन कम्युनिटीज हैं। इनके अंदर जाहिर है जब कृषि में मसला हो रहा था तो इन्होंने नौकरियां तलाशनी शुरू की, लेकिन नौकरियां मिल नहीं रही थी तो रिजर्वेशन का इनको एजिटेशन करना पड़ा। अगर नौकरियां पर्याप्त होती तो इन्हें वो रिजर्वेशन एजिटेशन नहीं करने पड़ते। तो ये कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन होता है। अनएम्प्लॉयड मोबिलाइजेशन कटिंग अक्रॉस कास्ट एंड क्लास नहीं हो पाता। इस वजह से सरकार जो
इन्फ्लेशन पे सरकार इलेक्शन हारती है, किसानों के मुद्दों पे इलेक्शन हार सकती है सरकार, अनएम्प्लॉयमेंट में आज तक नहीं हारी है सरकार इलेक्शन। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट का मसला हो गया, दूसरा एजुकेशन का मसला। पेपर लीक इतने ज्यादा सिस्टमिक और इतने ज्यादा कॉमन हो गए हैं कि लोगों में वो किसी सरकार को डायरेक्टली ब्लेम नहीं करते हैं। व्यापम स्कैम हुआ, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी बीजेपी मध्य प्रदेश में उतनी ही मजबूत है जितने पहले थी, जीतती रही है बार-बार, जीतती रही है मध्य प्रदेश लगातार। 2018 में भी जब हारी, वो ज्यादातर किसानों के मुद्दों पे हारी और कास्ट पोलराइजेशन की वजह से हारी, वो व्यापम की वजह से नहीं हारी थी। तो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, अफसोस की बात है, इलेक्टोरल मुद्दे नहीं बनते हैं। मतलब वोट करने का ये नहीं बनता है, मोटिव नहीं बनता वोटर के दरमियान एजुकेशन में, बेशक कि उस बेसिस पे वोटर नहीं करते हैं। वोटर। तो आपको क्या लगता है कि मुसलमान का जो रवैया अब तक इस प्रोटेस्ट के ताल्लुक से दो तरह का है, एक तो कोई कॉशियस हो रहे हैं और दूसरा कुछ लोग जो कि नहीं, कोई भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट आवाज़ हो उनमें वो खुल के साथ देते हैं। इस दोनों रवैये को कैसे देखते हैं आप, क्या रहना चाहिए? ठीक है, मैं दोनों ही रवैयों से इत्तेफाक नहीं रखता। मेरा बहुत लिमिटेड इसमें व्यू है कि जो लोग एजुकेशन के मुद्दों से खफा हैं, जिनको लगता है कि भाई सीबीएसई में धांधली हुई है, जिनको लगता है कि एनईटी एग्जाम में पेपर लीक हुआ है, उससे लोग परेशान हैं, वो लोग बेशक इस मूवमेंट में शामिल हो जाएं, चाहे वो मुसलमान हो या किसी भी कम्युनिटी के हों। लेकिन जस्ट बिकॉज कोई बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है, उसमें सिर्फ उसी वजह से शामिल हो जाना, ये भी कोई समझदारी की बात नहीं है। क्योंकि फिर बीजेपी के खिलाफ तो बहुत लोग बोलते हैं, अब हर एक के साथ तो हम नहीं खड़े होते, ये तो पहली बात होगी। लेकिन काउंटर साइड को भी मैं ठीक नहीं मानूंगा कि जस्ट बिकॉज कोई कांग्रेस सिस्टम के बाहर आकर कोई बोल रहा है तो आप उनको शक की निगाह से देखें, ये भी सही नहीं है। इनके पास्ट में जो भी एफिलिएशन हुए हों, अभी फिलहाल हमें इनके अभी के डिमांड्स पे जज करना चाहिए। तो मैं इसी बैलेंस पे रखूंगा कि जो इस कॉज से इत्तेफाक रखते हैं वो शामिल हो जाएं और जो नहीं रखते हैं वो दूर रहें इससे। पर ज्यादा इनको एक प्रो बीजेपी या प्रो एंटी बीजेपी, प्रो बीजेपी या प्रो कांग्रेस, एंटी कांग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखा जाए। लेकिन जो मुसलमान के साथ जो चीज़ें होती है उस ताल्लुक से ये लोग बिल्कुल साइलेंट है, कहीं भी किसी तरह का बात नहीं करते हैं। देखिए, वो वाले मुद्दे अभी ये बहुत ही लिमिटेड चीज़ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर ये कल को पॉलिटिकल पार्टी बनते हैं तब हमें उनसे ये सारे सवाल पूछने चाहिए कि साहब आपके सेकुलरिज्म के मुद्दे पे आपका क्या स्टैंड है, पॉलिटिकल प्रिजनर के मसले पे आपका क्या स्टैंड है, मॉब लिंचिंग पे आपका क्या स्टैंड है। अभी फिलहाल एक लिमिटेड इशू पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन पे करते रहे, कोई बात नहीं। जिस तरह से लेबर प्रोटेस्ट होता है, फार्मर प्रोटेस्ट होता है, हर मुद्दों पे उनको स्टैंड लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए इशू जहां तक सीमित है वहां तक सपोर्ट करें। इनको कोई अपना राजनीतिक रिप्रेजेंटेटिव या हमारा कोई हुक्मरान बनाने की या हमारे लीडर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल आप इस कॉज को सपोर्ट करें, बस उतना ही काफी है। गवर्नमेंट का जो पॉलिसी रहा है प्रोटेस्ट के ताल्लुक से, उसमें एक ये कि वो प्रोटेस्टर को छोड़ देते हैं कि वो वॉर्न आउट होके, मतलब प्रोटेस्ट करते करते थक जाएंगे और खुद चले जाएंगे। और दूसरा है कि उनको बदनाम करते हैं कि मीडिया के ज़रिए से एंटी नेशनल, एंटी इंडिया, ये दोनों इस तरह की हथकंडे गवर्नमेंट उठाते हैं। तो क्या लगता है गवर्नमेंट ये हथकंडे इसके ऊपर अपनाएगी, इसमें कामयाब हो पाएगी? देखिए, पहला तरीका तो गवर्नमेंट ऑलरेडी इन पे कर रही है कि वो तो चाह रहे हैं कि हाँ ठीक है, करते रहो प्रोटेस्ट, चुनाव के टाइम आने तक आप अपने आप इसका मोमेंटम चला जाएगा, गवर्नमेंट का ये मानना है। क्योंकि गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट से मसला नहीं है, गवर्नमेंट को दिक्कत इस बात से कि इस प्रोटेस्ट का उन्हें राजनीतिक खामियाजा ना भुगतना पड़ जाए, इलेक्शन में उनको नुकसान ना हो। जब तक उन्हें इलेक्शन में नुकसान नहीं हो रहा, गवर्नमेंट होने देगी प्रोटेस्ट, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जाहिर है वो पहला जो आप स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं वो तो ये गवर्नमेंट इस्तेमाल कर ही रही है। अब वो सीजेपी वालों पे डिपेंड करता है कि वो अपना ये फैटिग होने से कैसे प्रिवेंट करते हैं या अपने प्रोटेस्ट को कैसे सस्टेन करते हैं अगले 3 साल तक 2029 के चुनाव से। लेकिन रियलिस्टिकली उनका मेरे ख्याल है उनका एम तो 2029 का चुनाव ही है। वो जाहिर है कुछ ना कुछ उस चुनाव में इंटरवीन करना चाहते हैं, चाहे एक पार्टी के जरिए या एक प्रेशर ग्रुप बनकर। तो एक तो ये बात होगी।
जहां तक उनको बदनाम करने की बात है, वो प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन वो हो सकता है, क्योंकि कोई भी प्रोटेस्ट जो अब तक हुआ है युवाओं का, गवर्नमेंट ने ये तरीका अपनाया है। मिसाल के तौर पर ये असम में जब एंटी-सीए प्रोटेस्ट हुआ तो उन्होंने इसी प्रोटेस्ट में डिवाइड एंड रूल की राजनीति करी कि कुछ दो लोगों को अपने तरफ कर लिया, ऑल मोरान स्टूडेंट्स यूनियन और चाय बागान यूनियन के जो लीडर्स थे उन्हें, और अखिल गोगोई को जेल में डाल दिया, अखिल गोगोई को एंटी नेशनल करार दिया। तो ये उनका तरीका हमेशा से रहा है, डिवाइड एंड रूल, और एक साइड को इतना बदनाम कर दो आप। फिर बाद में अभी हाल में अखिल गोगोई जबकि बाहर आ गए, 2 बार इलेक्शन भी जीत चुके हैं, उस पर हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि ये तो मुसलमानों का लीडर बन जाएगा। तो ये, और जाहिर है बीजेपी की नज़र में तो ये एक बदनाम करने का तरीका है। तो ये तरीका तो अब इनके साथ भी हो सकता है कि वो करेगी, लेकिन अभी शायद बीजेपी को इनसे थ्रेट नहीं महसूस हो रहा है, इसलिए वो बदनामी वाले स्टेज पर या क्रैकडाउन वाला स्टेज अब तक आया नहीं। पिछले यूथ मूवमेंट की तरह क्या ये मूवमेंट भी जब गवर्नमेंट को किसी तरह पॉलिटिकल डेंट कर पाएगी, खामियाजा कर पाएगी? डिपेंड करता है। मेन पॉइंट ये है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी एक युवा जो पिछले इलेक्शन में बीजेपी को वोट दे चुका है उसको कन्विंस कर पाएगी कि अब अगले इलेक्शन में आपने बीजेपी को वोट नहीं देना है, या ऐसा युवा जिसके माँ बाप अब तक बीजेपी को वोट देते आए हैं, क्या आप उस युवा को अपने तरफ ला सकते हो? अगर वो कॉकरोच जनता पार्टी कर पाती है तो मेरा ख्याल है वो एक मैं उसको कामयाबी मानूंगा। अगर वो उसी एंटी बीजेपी इकोसिस्टम में एक और नया इवेंट, एक और नया कैंपेन, एक और नया ट्रेंड कर दें तो उसमें मुझे कोई बहुत ज्यादा फायदा नजर नहीं आता। वो कल को कोई भी ऑपोजिशन पार्टी कर देगी, तो जब तक वो उसी इकोसिस्टम तक सीमित होकर रहेगी कॉकरोच जनता पार्टी, मुझे नहीं लगता कोई उनको राजनीतिक कामयाबी मिलेगी। जैसे ही वो प्रो बीजेपी के खिलाफ टर्न करना शुरू करेंगे, मेरा ख्याल है वो कामयाबी की तरफ जाते रहेंगे। क्या ऑपोजिशन इसको कैश इन कर सकती है, इस प्रोटेस्ट को, इसके एंगर को अपने अब वोट बैंक में तब्दील कर सकती है? क्या ऑपोजिशन किसी तरह? वो ऑपोजिशन की समझदारी पर है। आपको क्या लगता है उसके ऑपोजिशन के करंट स्टेटस को देखते हुए? देखिए, फिलहाल तो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ऑपोजिशन इसको कैसे कर पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑपोजिशन ने हमेशा नहीं किया है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें 2017 में जब पंजाब का चुनाव हुआ था तो एक आम आदमी पार्टी और पंथिक पार्टियों ने एक एंटी बीजेपी और अकाली का माहौल वहाँ खड़ा किया था, लेकिन फायदा उसमें एंड में कांग्रेस को हुआ। सिमिलरली 2022 के पंजाब चुनाव में किसान यूनियंस ने माहौल पैदा किया था, लेकिन फायदा आम आदमी पार्टी को हो गया। तो कई बार माहौल कोई और बनाता है, कामयाबी किसी और को मिलती है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने कांग्रेस के खिलाफ माहौल हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी को फायदा ना होकर बीजेपी को फायदा हो गया। तो वो ऑपोजिशन अब कैसे इसका फायदा उठाती है, वो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इन लोगों को सोचना है। दरवाजा तोड़ने वाला कोई और हो सकता है, लेकिन दरवाजे से अंदर घुसने वाला कोई और हो सकता है, पर वो ऑपोजिशन उसको कैसे लेवरेज करे ये ऑपोजिशन पर है। कॉकरोच जनता पार्टी का क्या फ्यूचर लगता है आपको, अब अगर अभी देखते हैं तो? अब देखिए, उनके लीडरों ने क्या सोचा है वो तो मैं भी नहीं जानता। अब तक जो मुझे इनकी स्ट्रेटेजी लग रही है कि पहले उन्होंने ऑनलाइन बस बनाया, फिर उसके बाद एक कैंपेन किया, और वो अलग अलग सिटीज में छोटे स्केल के कैंपेन्स फिलहाल कर रहे हैं। अब बाद में शायद उनका अगला स्टेप होगा कि दिल्ली में एक बड़ा शो ऑफ स्ट्रेंथ होगा। तो फिलहाल वो एक सिस्टमेटिक एक कैलेंडर के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन ये बहुत लंबी लड़ाई है। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन इनके कंट्रोल में नहीं है। चाहे कॉकरोच जनता पार्टी कितना मोबिलाइज कर लें, धर्मेंद्र प्रधान तभी हटाए जाएंगे जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनको हटाने का डिसीजन ले लेंगे। तो मुझे नहीं लगता इससे उनको कोई बहुत ज्यादा कॉकरोच जनता पार्टी को या तो सक्सेस या फेलियर धर्मेंद्र प्रधान के जरिए नहीं मिलने वाला। लेकिन उनका यह है कि 2029 तक अपने आप को ये लोग कैसे सस्टेन करेंगे, मेन चीज ये है। मेरा ख्याल है अगर कॉकरोच जनता पार्टी अपने एम्स लिमिटेड रखे, एक ऑनलाइन पर ही ज्यादा फोकस करें और एक ऑनलाइन इंसर्जेंट फोर्स की तरह काम करें कि आप प्रैंक्स के जरिए, आप ऑनलाइन कैंपेन के जरिए, मीम्स के जरिए, वीडियोस के जरिए आप एक नैरेटिव बिल्डिंग पे अपने आप को सीमित रखें। ऑन ग्राउंड काम, ऑन ग्राउंड पार्टी बनाना एक बहुत लंबा काम है।
आम आदमी पार्टी जो फिर भी एक रीजनेबली सक्सेसफुल पॉलिटिकल स्टार्टअप जिसे माना जा सकता है, वो भी अभी 14 साल से एग्जिस्टेंस में रही है। 2012 में बनी थी और अब जाकर वो 4 राज्यों में उसका प्रेजेंस है। एक राज्य में उसकी सरकार है, एक राज्य में सरकार रह चुकी है। इसके बियॉन्ड आम आदमी पार्टी लेकिन ऐसे नहीं है कि कांग्रेस को रिप्लेस करने के करीब भी नहीं आई है। तो जाहिर है कॉकरोच जनता पार्टी भी ये नहीं कर पाएगी। तो कॉकरोच जनता पार्टी जिस चीज में स्ट्रांग है, विच इज ऑनलाइन स्पेस, विच इज नैरेटिव बिल्डिंग, उस पर फोकस करे तो बेहतर होगा। इतने सारे प्रोटेस्ट होने के बावजूद और पेपर लीक्स होने के बावजूद गवर्नमेंट क्यों धर्मेंद्र प्रधान के पीछे पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है? क्योंकि वो इस गवर्नमेंट की पॉलिसी ही नहीं है कि हम अपनी गलती माने। ये है कि अगर किसी को निकाला यानी मान ली कि हमने गलती कर दी, ये गवर्नमेंट गलती नहीं मानती है, ये इनकी पॉलिसी है। भले ही बाद में 1 साल बाद वो धर्मेंद्र प्रधान को कैबिनेट रिशफल में निपटा दे कहीं पे, लेकिन ये गलती नहीं मानेगी अपनी। हाँ, अगर वो उनको लगता है क्या गलती मानने से वो कमजोर पड़ जाएंगे? गलती मांगने से तो कमजोर पड़ जाएंगे और ये अपने आप को चाहे अंदर ही उनकी नीतियां कितनी कमजोर हो या कितनी ही बुजदिल वाली हो, ये दिखावे में हमेशा दिखाएंगे कि नहीं हम मजबूत हैं और हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हाँ, वो एक जो मस्कुलर गवर्नमेंट वाला जो इनका है अपना इमेज, ये उसी तरह से रखते हैं अपना। तो धर्मेंद्र प्रधान को, हाँ, अगर ये कॉकरोच जनता पार्टी को एक हीरो बनाना चाहते हैं ऑपोजिशन का स्पेस में डिवीजन करने के लिए, तो हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान को निपटा दें अभी। लेकिन अगर कोई रणनीति के तहत नहीं कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट धर्मेंद्र प्रधान को हटाएगी। आम आदमी पार्टी का ताल्लुक कॉकरोच जनता पार्टी से थोड़ा सा बहुत ही फेवरेबल लगता है। ऐसा लग रहा है कि वो उनको कहीं कैश करना चाहेंगे। आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी का जो अप्रोच है इसमें, वो क्या कुछ इसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं या करेंगे या किस तरह का? जाहिर सी बात है, क्योंकि अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी से पहले जुड़े हुए थे, आशुतोष रंका जुड़े हुए थे, सौरभ दास, विजेता दहिया, सबके आम आदमी पार्टी से ठीक ठाक ताल्लुकात हैं। लेकिन जब एक मूवमेंट ऐसा बन जाता है तो मूवमेंट कई बार ना उसका अपना ही एक लॉजिक होता है। अगर कल को मान लो ये मूवमेंट कामयाब होता है और तो अगर कॉकरोच जनता पार्टी फिर कहे कि अब आप सब लोग आम आदमी पार्टी के लिए वोट कीजिए, जरूरी नहीं कि लोग माने, तो ये इतना 2+2 वाले हिसाब से नहीं चलती चीजें। तो आम आदमी पार्टी अपने तरफ से जाहिर है कोशिश करेगी, चाहे वो इन लोगों का ताल्लुक नहीं भी होता कॉकरोच जनता पार्टी से, हर पार्टी अपना फायदा उठाने की तो कोशिश करेगी। आम आदमी पार्टी भी इसका फायदा उठाने की कोशिश जरूर करेगी कि अब वो दिल्ली भी हार चुके हैं, नेशनली उनको दिखाने के लिए पंजाब के अलावा भी कोई राज्य है नहीं, तो वो किसी और तरीके से अपने नेशनल एक्सपेंशन की कोशिश तो करेंगे। और ये युवा वाला जो एक फैक्टर है, एक युवाओं में जो रोष है, आम आदमी पार्टी को लगता है कि वो उसका फायदा वो उठा सकती है। लेकिन जाहिर है क्योंकि वो स्ट्रक्चरली बहुत सारे राज्यों में आम आदमी पार्टी मौजूद है ही नहीं, तो वो किस हद तक ये कर पाएगी हम नहीं कह सकते। जो इंटरनेशनल लेवल पे इसका जो तजिया हो रहा है, खासकर इंटरनेशनल मीडिया भी, कुछ नेशनल मीडिया भी कर रही है कि ये जेनजी मूवमेंट को ये अलग अलग कंट्रीज़ में जो प्रोटेस्ट हुए हैं उससे जोड़ा जा रहा है, नेपाल के, श्रीलंका के और दूसरे कंट्रीज से। आप कैसे देखते हैं कि नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में जो मूवमेंट्स हुए उस वजह से इंटरनेशनल फोकस काफ़ी रहा है कॉकरोच जनता पार्टी पर। लेकिन जो कॉकरोच जनता पार्टी ज़रूरी नहीं है कि उस कदर उसे कामयाबी यहाँ हासिल हो, क्योंकि इंडिया एक तो बहुत बड़ा मुल्क है, बाकी जो है मुल्क हैं इनमें एक इंटरनल डाइवर्सिटी कम है जितनी इंडिया में है। दूसरा, एक इंडियन स्टेट बहुत ही पुराना और शातिर स्टेट है, उसको ऐसे चैलेंजेस को ऑब्जर्व करना अच्छी तरह आता है। तो यहाँ पर इस किस्म का एक तख्ता पलट लाना आसान नहीं होगा। ये और इनको स्केल अप करने में वगैरह में बहुत मशक्क़त करनी होगी। और मुझे नहीं लगता पॉलिटिकल अपोजिशन जो है हमारी, कांग्रेस और बाकी अपोजिशन पार्टीज, इनके साथ कोऑर्डिनेशन करने के अगर वो नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल चेंज आने वाला है। वो अपोजिशन के साथ कोऑर्डिनेट करके ही आएगा।